माय डियर स्टूडेंट, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एएसएस एजुकेशन। तो आज जन्माष्टमी है और आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। आपका यही एक काम है कि बस और बस पढ़ाई करते रहिए। आज पढ़ोगे तो कल बहुत ज़्यादा आपको उसका बेनिफिट होने वाला है। दैट इज़ 12th इज़ योर टर्निंग पॉइंट, सबसे बड़ा लाइफ का टर्निंग पॉइंट है। एक बार एडमिशन्स हो गई, आपकी MBBS करना है या इंजीनियर बनना है, उसके बाद तो लाइफ सेटल ही है। ठीक है स्टूडेंट, तो चलो 2 दिन की 3 दिन की शायद गैप हो चुकी है बिकॉज ऑफ सम इश्यूज़। तो आज फिर से हम हमारे न्यूक्लियर फिजिक्स एंड रेडियो एक्टिविटी पे वापस आ गए हैं। और प्रीवियस लेक्चर में जो आप लोगों ने देखा था कि रेडियो एक्टिविटी जो होती है वो क्या होती है, उसमें हमने ये देखा था कि 2500 जो न्यूक्लियस है उसमें से 260 जो है दैट इज स्टेबल है और बाकी सब एलिमेंट्स कैसे हैं, विच इज़ अनस्टेबल। अब जब उनको स्टेबल होना है तो वो कुछ तो भी रिलीज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेडियो एक्टिविटी। ये टर्म हमने देख ली थी। अब जब वो रेडियो एक्टिविटी को इमिट करते हैं तो वो क्या इमिट करते हैं, अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स एंड गामा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखो एक बात स्टूडेंट कि मैं गामा को पार्टिकल नहीं बोल रही हूँ बिकॉज इट इज इन अ स्पेक्ट्रम, दैट्स वाई इट इज़ अ वेव। ये क्या है, वेव है। ठीक है, तो उसी को हम कंटिन्यू करते हैं और आज का हमारा जो लेक्चर है उसमें हम पढ़ने वाले हैं कि जो एलिमेंट स्टेबल होने के लिए अल्फा पार्टिकल्स इमिट करता है तो वो एक्चुअल में क्या इमिट करता है, ये आज हम देखने वाले हैं। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन निकालिए और शुरू हो जाइए। आपका काम स्टार्ट कर दीजिए आप लोग। ठीक है, देखो अल्फा पार्टिकल्स जो होता है स्टूडेंट, वो अल्फा पार्टिकल और कुछ भी नहीं, वो होता है हीलियम। वो होता है हीलियम। आपको पता है हीलियम किस तरीके से डिनोट किया जाता है, 2 और 4। तो अल्फा पार्टिकल इट इज नथिंग बट हीलियम। ये सिर्फ हीलियम है और कुछ भी नहीं है, जिसका Z की वैल्यू हम बोल सकते हैं 2 है और A की वैल्यू हम बोल सकते हैं 4 है। मतलब अगर आप इसमें देखोगे तो प्रोटॉन 2 है एंड न्यूट्रॉन इट इज ऑल्सो 2। ओके, देन हम देखते हैं कि ये जो हीलियम एटम है इसका मास कितना होता है। तो इसका मास होता है स्टूडेंट 4 AMU। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब हमको ये देखना है कि ये जब इमिट करते हैं, ठीक है, तो एक्चुअल में किस तरीके का इनका इमिशन होता है। तो अभी हमने ये देखा कि ये जो हीलियम एटम है, अगर इसमें 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन है, इट इज़ राइट कि इसमें 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन हैं, हमने अभी कैलकुलेशंस किए हैं। तो इसमें जब 2 प्रोटॉन तो 2 न्यूट्रॉन हैं तो इसका चार्ज क्या हो जाएगा स्टूडेंट, न्यूट्रॉन जो है वो तो 0 चार्ज है, सिर्फ क्या बचा, प्रोटॉन, और प्रोटॉन क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, मतलब +2 चार्ज हो जाएगा। समझ में आ गई आपको बात, क्या हो जाएगा इसका चार्ज, +2 चार्ज हो जाएगा। अब इसको देखना है हमको कि इसका रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से होता है। तब हम इनके रिप्रेजेंटेशंस पे अगर हम आ रहे हैं तो मानो हमारे पास X नाम का एलिमेंट है, हम एलिमेंट को X से ही डिनोट करते हैं। ठीक है, जिसका यहाँ पे Z है, दैट इज अ मास नंबर, और यहाँ पे क्या है, A है, सॉरी Z दैट इज एटॉमिक नंबर एंड A इज अ मास नंबर। ठीक है, अब ये जब अल्फा पार्टिकल्स इमिट करता है, क्या इमिट करता है, ये हीलियम इमिट करता है, जो कितना है 2 + 4। तो जो नया बनता है, जो नया एलिमेंट बनता है उसको हम डिनोट करेंगे Y से। स्टूडेंट बात यहाँ तक आपकी समझ में आ गई।
X था जिसका A और Z था, उसने क्या इमिट किया? H हीलियम अल्फा पार्टिकल इमिट किया। क्या इमिट किया? अल्फा पार्टिकल। तो एक नया एलिमेंट हमारे पास बन के आ गया, ठीक है। और स्टूडेंट जब ये अल्फा पार्टिकल्स इमिट करेगा तो हीट भी इमिट करेगा। क्या करेगा? एनर्जी इमिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो हम उसको लिख सकते हैं प्लस Q, ठीक है। मतलब समझ में आ गई, एक हीलियम एक एलिमेंट है, एलिमेंट से अल्फा पार्टिकल्स बाहर आ रहा है। वाई अल्फा पार्टिकल्स इमिट? बिकॉज ऑफ दैट एलिमेंट वांट्स टू स्टेबल। उसको क्या होना है? स्टेबल होना है, ठीक है। अब जब उसको स्टेबल होना है, उसने अल्फा पार्टिकल्स इमिट किया, प्लस उसके साथ क्या इमिट करेगा? हीट भी इमिट करेगा। अब देखो कि इसका रिप्रेजेंटेशंस कैसा होता है। अब हमने प्रीवियस लेक्चर में छोटी छोटी डेफिनेशंस देखी थी कि डॉटर न्यूक्लियस क्या होता है और पैरेंट न्यूक्लियस क्या होता है। अब भाई बात तो पते की है कि पैरेंट से ही डॉटर आता है, मतलब पहले कौन होगा? पहले होगा हमारा पैरेंट न्यूक्लियस और आफ्टर दैट डॉटर। तो वही बात है, ये जो हमारा X था इसको हम क्या बोल सकते हैं? पैरेंट न्यूक्लियस। इसको हम क्या बोल सकते हैं? पैरेंट्स न्यूक्लियस। अब भाई पहले पेरेंट्स थे, उसमें से अल्फा पार्टिकल्स निकल गए, ठीक है। तो क्या बच जाएगा यहाँ पे जो नया बना? दैट इज डॉटर न्यूक्लियस। इसको क्या बोलेंगे? डॉटर न्यूक्लियस। और ये क्या है? Q, इट इज एनर्जी। ये क्या है? इट इज एनर्जी। अब देखो कि इनका जो इमिशन होता है वो किस तरीके का होता है, ठीक है। अब देखो जब ये इमिट होते हैं तो ये क्या था? X था, एक एलिमेंट था जिसका जिसका एटॉमिक नंबर Z है और मास नंबर A है। इसने क्या किया? इसने किया अल्फा पार्टिकल्स इमिट, अल्फा पार्टिकल्स इन द फॉर्म ऑफ हीलियम, ओके। देन क्या बना? डॉटर न्यूक्लियस बना। अब ये डॉटर न्यूक्लियस कैसे बनता है? ये बनता है Z में से हम 2 को माइनस कर देंगे। क्या करेंगे? Z में से 2 को माइनस कर देंगे और यहाँ पे A में से 4 को माइनस कर देंगे। A में से 4 को माइनस कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? हमको मिल जाएगा नया एलिमेंट्स मिल जाएगा जिसमें से अल्फा पार्टिकल्स इमिट हो गए। अब देखो स्टूडेंट, बात ये है कि हमने ये जो किया Z-2, A-4 और A और Z, तो देखो हमने कुछ नहीं किया। हम अगर आप देखते हो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, तो दोनों हमारी सेम आ जाएगी। यहाँ पे देख लो कि यहाँ पे XZA है, अगर हम इसको भी देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 4A-4, तो 4 और 4 गेट कैंसिल, 2Z-2, 2 और 2 गेट कैंसिल, मतलब क्या बच जाएगा रिमेनिंग? A और Z। तो ये साइड इज इक्वल्स टू ये साइड होगी, मतलब हमने कुछ भी नहीं किया। बात आपको समझ में आ गई? इधर साइड इज इक्वल्स टू इधर साइड, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल्स इट इज इन द फॉर्म ऑफ हीलियम। क्या इमिट करता है? वो हीलियम इमिट करता है, ठीक है। अब ये हमारा पेरेंट्स न्यूक्लियस था, इसमें से डॉटर न्यूक्लियस हमारा निकल गया, बट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या इमिट करेगा? एनर्जी इमिट करेगा, ठीक है। चलो हम देखते हैं एक एग्जाम्पल। हम देखते हैं एक एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में हम अगर यूरेनियम को ले लेते हैं, ठीक है, यूरेनियम को अगर हम ले लेते हैं तो हमको पता है उसका जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 2 और उसका जो मास नंबर है दैट इज 238। अब ये क्या था? ये था हमारा पेरेंट्स न्यूक्लियस, ठीक है। देन इसने क्या किया? इसने अल्फा पार्टिकल इमिट कर दिया, इसने अल्फा पार्टिकल इमिट कर दिया, तो क्या बन जाएगा? हमारा नया वाला एलिमेंट बन जाएगा दैट इज थोरियम TH, ठीक है। आपको अगर नहीं भी पता हो तो आप X
वाई इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं, नो इश्यूज़। ठीक है, अब मुझे पता है कि यूरेनियम है, उसमें से मैं अगर हीलियम का अल्फा पार्टिकल्स निकाल देती हूँ तो क्या निकल जाएगा, थोरियम। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमको पता है कि Z-2, तो Z कितना है 92, तो क्या हो जाएगा 92 - 2, और यहाँ मुझे पता है A-4, तो 238 -4 + Q, मतलब यहाँ पे कितना रिमेनिंग बच जाएगा स्टूडेंट, इसको मैं अगर एज इट इज लिख देती हूँ तो थोरियम 90 और ये हो जाएगा 234। ठीक है, अब जैसे मैडम ने पहले कहा था कि इधर की साइड इज इक्वल्स टू इधर की साइड, मैम ने तो पहले बोला था ना, मैम बोला था आपने कि इधर की साइड इज इक्वल्स टू इधर की साइड, तो देख लो अभी हो रहा है क्या वैसा ही, हाँ वैसा ही हो रहा है। इधर कितना है 238 92, 234 + 4 238, 90 + 2 92, हो गया सिंपल। कुछ नहीं करना है अल्फा पार्टिकल में, सिर्फ हमको हीलियम को माइनस करना है। ओके, बात समझ में आ गई। अब स्टूडेंट एक बात है कि आपको जो नोट्स मिली हैं उसमें बहुत शॉर्ट में दिया है, ठीक है, लेकिन मैंने जो क्वेश्चंस देखे हैं जो आपको नीट और JEE में पूछे जाते हैं उसमें काइनेटिक एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये सब भी आपको क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ठीक है, अब अगर आप देख रहे होंगे आपके कॉपी में तो यहाँ तक ही बताया गया है, इसके बाद कुछ भी नहीं, लेकिन हम आगे भी देखने वाले हैं कि काइनेटिक एनर्जी और देन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। हाँ स्टूडेंट, अब यहाँ पे देखो कि हमने इस तरीके का हीलियम ही क्यों माइनस किया है। ठीक है, अभी आपको पता है कि जो स्टेबिलिटी उनको चाहिए, तो स्टेबिलिटी इट इज डिपेंड ऑन द न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशो, कि हमको देखना है जिसका न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशो मैक्सिमम विच इज स्टेबल एलिमेंट्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं ब्लैक पेन से लिख रही हूँ, अगर हम देखते हैं न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन के रेशो को हम देखते हैं। ठीक है, अब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के रेशो को जब हम देख रहे हैं तो यहाँ पे पहले जो हमारा पैरेंट न्यूक्लियस था उसकी बात कर लेते हैं। पहले न्यूट्रॉन निकालने पड़ेंगे हमको, 238 - 92, हाउ मच इज रिमेनिंग 144 डिवाइडेड बाय प्रोटॉन, हाउ मच इज प्रोटॉन 92। ठीक है, इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये नियर अबाउट आ जाएगा 1.58। अब जो हमारा नया वाला न्यूक्लियस फॉर्म हो गया है तो उसको अगर हम करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा 234 - 90, हाउ मच 144 डिवाइडेड बाय 90। तो यहाँ पे कुछ तो भी गड़बड़ हो गई है, सॉरी यहाँ पे 146 चाहिए था। ओके, यहाँ पे 146 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 144, 234 - 90, वाई -90 बिकॉज वी कैलकुलेट न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन का कैलकुलेशन कैसा होता है A-Z, तो क्या हो जाएगा A-Z 404, 13 में से 9 गए 4, 144 और डिवाइडेड बाय 90, तो ये आ जाएगा नियर अबाउट 1.6। अब स्टूडेंट अगर हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो दैट वैल्यू इज इंक्रीजेस, ये वैल्यू कैसी हो गई इंक्रीज हो गई। ठीक है, अब इतना भी इसका इंक्रीमेंट हो रहा है तो विच इज बेनिफिशियल फॉर अस। व्हाई विच इज बेनिफिशियल फॉर अस? बिकॉज वी रिक्वायर्ड N/P रेशो मैक्सिमम। ओके, तो यहाँ पे 1.58 था, यहाँ पे 1.6 है, तो ठीक है, जो स्टेबिलिटी की लाइन है उससे हम थोड़ा सा आगे बढ़ चुके हैं। ठीक है, तो जो एलिमेंट है हमारा विच इज स्टेबल। ठीक है, अब आगे देखते हैं स्टूडेंट, हमने मास डिफेक्ट करके कुछ तो भी एक पढ़ा था। ठीक है, मास डिफेक्ट क्या होता है आपको पता है? मास डिफेक्ट मीन्स मास इट इज इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओके, अब जैसे कि मेरे पास ये पेन है, ठीक है, ये पेन है, मैंने पकड़ के
ये पेन जो है नीचे थे, टेबल पे रखे हुए थे, मैंने उनको सिमेटा और किसी ने मेरे हाथ में दे दिए। मतलब जब उनका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया टेबल से मेरे हाथ तक, तो क्या हो गया, दे आर लॉस समथिंग, उन्होंने कुछ तो भी लॉस किया। क्या लॉस किया, एनर्जी लॉस की, और किसमें, इन द फॉर्म ऑफ मास। ठीक है, तो विच इज कॉल्ड एज मास डिफेक्ट। हम ऑलरेडी ये चीज को पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं, ठीक है, कि हम इसका जो है रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से करेंगे, हमको ये देखना है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा x था, जो क्या था, जिसको हम क्या बोलेंगे, पेरेंट न्यूक्लियस। ठीक है, क्या बन गया वो उसमें से हमने जब अल्फा पार्टिकल्स को इमिट कर दिया तो उसमें हमारा नया एलिमेंट्स हमको दे दिया। जो नया एलिमेंट्स उसने दिया, a-4 और z-2, प्लस क्या इमिट किया, प्लस उसने एनर्जी का इमिशन किया, प्लस उसने क्या किया, प्लस उसने एनर्जी का इमिशन किया। ठीक है, अब जब एनर्जी का इमिशन हुआ तो क्या हुआ, मास का डिफेक्ट हुआ, यहाँ से यहाँ गया, x से y बना। देखो बात को समझो, मैंने क्या एग्जाम्पल दिया था कि टेबल में से मैंने इसको उठाया, किसी ने तो भी टेबल में से उठा के इसको मेरे हाथ में दिया, तो कुछ तो भी लॉस हुआ। ठीक है, तो x था, x से y बना, तो उसने कुछ तो भी लॉस कर दिया, मतलब क्या हो गया, मास डिफेक्ट हो गया। मतलब क्या हो गया, मास डिफेक्ट हो गया। ठीक है, तो मास डिफेक्ट डेल्टा m हम जिसको डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा m। बात आपको समझ में आ गई, हमको इसको क्या लिखना है, डेल्टा m। ठीक है, अब हम इसको क्या लिखेंगे, mx माइनस m अल्फा प्लस my प्लस ऑफ q। ठीक है, क्यों नहीं भी लिखा तो चलेगा, वाई नहीं लिखा तो चलेगा, बिकॉज वी आर ऑलरेडी कैलकुलेट। ठीक है, तो इसको नहीं भी लिखा तो चलेगा, बिकॉज हम कैलकुलेट ही मास डिफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। अब आगे देखो, हमको पता है कि बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है। बाइंडिंग एनर्जी होती है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जो बाइंड करके रखती है, विच इज द फॉर्मेशन फॉर अ न्यूक्लियस, जब न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी को हमने किस तरीके से लिखा था, हमने लिखा था डेल्टा E इज इक्वल्स टू डेल्टा m c स्क्वायर। ये कहाँ से देखा था, मास एनर्जी इक्विवेलेंस, mc स्क्वायर मास एनर्जी इक्विवेलेंस, आइंस्टाइन ने जो हमको बताया था, सेम मैंने इसको लिख दिया, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। तो अगर हम इसको इसमें डाल देते हैं तो हमारे पास क्या मिलेगा, अगर मैंने एनर्जी को Q से डिनोट कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, mx माइनस m अल्फा प्लस my इंटू सी स्क्वायर। और हमको पता है सी स्क्वायर हाउ मच, हमने कैलकुलेट कर लिया था फर्स्ट वाले इसमें, कितना निकल के आया था, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाउ मच, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, यहाँ पे हमने देख लिया कि किस तरीके से एनर्जी का हमको कैलकुलेशंस करना है। ठीक है, यहाँ तक आप नोट डाउन कर लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो स्टूडेंट यहाँ पे देखते हैं, हम इसका फिर से थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन हम देख लेते हैं कि अगर मुझे इसको मॉडिफाइड करना है तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ कि हमने यहाँ पे जो mx लिख के रखा था, तो m तो हो गया मास एलिमेंट, दैट इज x a z माइनस ऑल्सो ये m हो गया मास, और अल्फा क्या हो गया, he। हाउ मच इज he, 2 और 4, प्लस फिर से ये मास हो गया, देन y क्या हो गया, हमारा डॉटर एलिमेंट्स, जिसको हमने क्या लिखा था, z माइनस 2 a माइनस 4 इंटू सी स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, अब हमको आगे देखना है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है, सिंपल टर्म है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलो
आगे देखते हैं। पहले मैं लिख देती हूँ, हमारा x था, क्या हो गया, y हो गया, कैसे हो गया, अल्फा पार्टिकल्स इमिट करने से हो गया। ठीक है, सिंपल लिख दिया मैंने, x था, y हो गया, क्या हो गया, अल्फा पार्टिकल्स इमिट करने से। अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, ठीक है। अब एक चीज थी जो दूसरे जगह ट्रैवल हो गई, एक चीज थी जो दूसरे जगह ट्रैवल हो गई, जिसमें से कुछ तो भी उसने एमिट कर दिया, तो उसका क्या हो गया, उसका मोमेंटम हो गया। अब मोमेंटम किस तरीके से हुआ उसको हमको देखना है। ठीक है, अब मानो यहाँ पे ये x था, ये y बन गया और इसने अल्फा को एमिट कर दिया। ठीक है, अब अल्फा को भी हम एक इस तरीके से बना लेते हैं। ठीक है, अब देखो इस चीज को हमको समझना है। मानो कि आप लोग भंडारा में वो आता है ना, क्या बोलते हैं उसको, मेला, जिसमें बहुत सारे कुछ कुछ आते हैं, झूले आते हैं बहुत सारे, हम झूला झूलने जाते हैं, और बहुत सारे क्या बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं जिसमें हम बैठते हैं, बहुत ड्रैगन वाला होता है एक, ऐसे बहुत सारे आते हैं। ठीक है, उसके बाद हमको वो वाला जो रहता है, क्या बोलते हैं, वो सामान रखे रहते हैं, फिर हम उसको जो स्क्रू दिया रहता है घुमा के उसको डालते हैं, डालने के बाद हमको फिर जिसमें चला गया तो वो जो चीज़ है वो हमारी हो जाती है। ऐसे बहुत सारे मेले में ऑप्शंस आते हैं गेम के, उसमें एक गेम आता है जो सबका फेवरेट है, जो मेरा भी फेवरेट है, जिसमें छोटे 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 बलून्स रहते हैं चिपके हुए, और आपको एक गन दी जाती है और गन से आपको वो बलून्स को फोड़ना है। ठीक है, अब मैंने गन हाथ में पकड़ ली है, बात आपको समझ में आ गई, मैंने गन हाथ में पकड़ ली है, मैंने गन हाथ में पकड़ ली है, मानो x है, मानो x है, मैंने गन हाथ में पकड़ ली, दैट इज x। जब मैंने निशाना देखते हुए गन में से बुलेट को छोड़ा, गन में से बुलेट को छोड़ा, क्या छोड़ा, अल्फा पार्टिकल्स छोड़ा, गन में से बुलेट निकला, अल्फा पार्टिकल्स निकला, तब क्या होता, वाइब्रेशंस होते, हम दचक जाते हैं, और जैसे हमने वो घोड़ा दबाया और बुलेट आगे निकली, वैसे गन रिटर्न आती है पीछे, वैसे गन रिटर्न आती है पीछे, दैट इज आर वाई। देखो स्टूडेंट, को रिलेट करके समझने की ट्राई करो कि मैंने हाथ में गन पकड़ के रखी, ये मैं हूँ, ठीक है, मैंने गन में से बुलेट को छोड़ दिया, मैं तो क्या हो गया, अल्फा पार्टिकल से इमिट हो गया, बुलेट अल्फा पार्टिकल हो गया, और जब मैंने छोड़ दिया तो वाइब्रेशंस होती है और मैं दचक भी जाती, और कुछ तो चीज़ होती है गन की जो रिटर्न आती है, बैक आती है, दैट इज आर y, दैट इज आर y। मतलब हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि ये अल्फा पार्टिकल्स आगे जाता है वेलोसिटी के साथ, और इसका कुछ तो भी मास है, दैट इज m अल्फा v अल्फा, और ये जो y है जब हमने छोड़ा और वो रिटर्न आ जाता है तो इसका मास क्या लिखेंगे, my, और ये कैसा हो जाता है स्टूडेंट, ये रिटर्न आ जाता है, तो ये क्या हो गया, vy हो गया, और रिटर्न आ गया मतलब माइनस हो गया, रिटर्न आ गया ना वो, मतलब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, मैं इधर का मिटा देती हूँ डीके वाला, ठीक है। हाँ, तो स्टूडेंट क्या हो गया हमारा कि इसकी जो मूवमेंट हुई और हमको इनिशियल माइनस फाइनल माइनस इनिशियल, अब फाइनल कितनी होगी उसकी जो थी, कितनी थी उसकी क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम किस तरीके से लिख सकते हैं, v अल्फा m अल्फा माइनस y माइनस, बिकॉज वो रिटर्न आ गया, हाउ मच इज रिटर्न, y अल्फा और my इज इक्वल्स टू 0। अगर मैं इसको इधर लेके जाती हूँ तो ये क्या हो जाएगा, v अल्फा m अल्फा इज इक्वल्स टू y, सॉरी कुछ तो मैंने गलती कर दी, यहाँ पे चाहिए था vy, यहाँ पे चाहिए था vy my। देखो v वेलोसिटी m मास, v वेलोसिटी m मास, v वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ डॉटर न्यूक्लियस, मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियस, ठीक है, दोनों एक जगह पे इक्वेट हो गए।
अब स्टूडेंट हमको ये चीज पता है कि x जब y बनता है अल्फा को इमिट करके तो वो क्या लॉस करता है, एनर्जी। क्या निकलती है उसमें से, एनर्जी। मतलब काइनेटिक एनर्जी इमिटेड, क्या इमिट होती है, काइनेटिक एनर्जी इमिटेड करता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक चीज़ को हमको समझना है कि जब उसका इमिशन होता है तो कौन सा वाला इमिशन होता है, काइनेटिक एनर्जी का इमिशन होता है। तो एनर्जी को हमने किस तरीके से और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो हमको पता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। ठीक है, अब एनर्जी को हमने क्या डिनोट कर दिया था, Q। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियस। पेरेंट्स तो खत्म ही हो गया भाई, पेरेंट्स में से तो ये निकला है, तो पेरेंट्स में से तो ये निकला, तो पेरेंट्स तो खत्म हो गया। अब क्या बचा, डॉटर न्यूक्लियर बचा। ठीक है, हमने कितने इक्वेशंस को नंबर दे दिए थे, 1 2, दैट इज इक्वेशन नंबर 3। देखो ये कुछ भी नहीं है, दैट इज अ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ओके, अब यहाँ देखो काइनेटिक एनर्जी को अगर मैं सॉल्व करती हूँ, काइनेटिक एनर्जी को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv², p इज इक्वल टू mv, v इज इक्वल टू p/m, पुट दैट वैल्यू इन द इक्वेशन 4। ठीक है, अगर हम इसको इक्वेशन में 4 में डालते तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 m p² m², mm get cancel, kinetic energy is equals to p² by twice m, kinetic energy is equals to p² by twice m, that is equation number 5, that is equation number 5। हम आगे बढ़ते हैं, कुछ नहीं करना है, हमारा जो Q वाला इक्वेशंस है उसको हमको उसमें इक्वेशन नंबर 5 को पुट कर देना है। ठीक है, देखो स्टूडेंट आपको JEE में और नीट में काइनेटिक एनर्जी का भी कैलकुलेशंस पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को पुट इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 3। ठीक है, अब जब हम 5 को 3 में पुट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे Q इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी के जगह पे देखो काइनेटिक एनर्जी अल्फा, तो काइनेटिक एनर्जी के जगह पे क्या लिखेंगे, p² twice m, p² twice m, बट किसकी, अल्फा की, प्लस फिर से p² twice m, किसकी, किसकी, डॉटर न्यूक्लियाई की। ठीक है, अब फिर से हम इसको लिखते हैं, Q इज इक्वल्स टू p² twice m प्लस p² twice m। देखो यहाँ पे y और अल्फा इट इज इक्वल, अरे भाई इक्वल ना, x से y निकला, क्या इमिट किया, अल्फा पार्टिकल्स इमिट कर दिया। ठीक है, मतलब मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर हम लिखते हैं, Q इज इक्वल टू हमने क्या लिखा, p² twice m प्लस p² twice m। हाँ स्टूडेंट, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे हमने p अल्फा लिखा तो m अल्फा लिखना चाहिए था, और पी वाई लिखा तो यहाँ पे m वाई लिखना चाहिए था। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा और यहाँ पे y। अगर मैं यहाँ पे टॉइस q लिख देती हूँ तो मैं p², इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर हम करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2 तो इधर निकल गया, तो ये क्या हो जाएगा, p² my प्लस p² m अल्फा और m अल्फा एम वाई। ठीक है, अब इसको फिर से क्रॉस कर दो, टॉइस Q m अल्फा m वाई इज इक्वल्स टू p², कॉमन निकल जाएगा m वाई प्लस m अल्फा। मतलब अगर मुझे p² की वैल्यू निकालना है तो क्या निकाल सकती हूँ, यहाँ पे p² इज इक्वल्स टू टॉइस Q m अल्फा m वाई डिवाइडेड बाय m वाई प्लस m अल्फा। ठीक है, ये हमारी हो गई P की वैल्यू, ये हो गई हमारी P की वैल्यू, दैट इज इक्वेशन नंबर 6, दैट इज इक्वेशन नंबर 6। हम आगे बढ़ते हैं,
हाँ, जब हम आगे बढ़ गए, अब देखो यहाँ पे पी स्क्वायर की वैल्यू निकल गई, मतलब कौन सी वैल्यू निकल गई, पी स्क्वायर बाय ट्वाइस एम। ठीक है, अब अगर हम ये पी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे डालेंगे और अगर हमको क्वेश्चन में पूछा गया कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल्स निकालना है, तो हम किस तरीके से निकालेंगे, क्यू एम वाई अपॉन एम वाई प्लस एम अल्फा। और अगर हमको पूछा काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियस, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इस तरीके से। दोनों में से एक तो गिवन ही रहने वाला है हम लोगों को, है ना, पुट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर, पुट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे आपको काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा डीके और काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियस दोनों आप कैलकुलेट कर सकते हो। ऑल द वैल्यूज आपको गिवन रहेगी, पुट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर। अब हमको देखना है कि क्वेश्चन किस तरीके का आएगा, है ना। तो क्वेश्चन आपको इस तरीके से आएगा कि मानो आपको यूरेनियम दिया है, जो हमने ऑलरेडी देख चुका है 92 और 238, तो आपको पूछेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ डॉटर न्यूक्लियस, find the value of daughter nucleus of uranium। किसकी वैल्यू निकालना है, ए एंड जेड। तो निकाल सकते हो, ए की वैल्यू क्या था हमको पता है, हीलियम निकालता है तो 238 माइनस ऑफ 4 इज हाउ मच, 234। और आपको जेड निकालना है 92 माइनस ऑफ 2 दैट इज 90, तो दैट इज द आंसर, दैट इज द आंसर। ठीक है, इतना सिंपल कैलकुलेशंस है और कुछ भी नहीं है। और स्टूडेंट ये बात देखो कि आपको जो नोट्स मिली है इट इज़ सफिशिएंट, ठीक है, नो डाउट इट इज़ सफिशिएंट, बट आपको घबराने की भी बात नहीं, क्योंकि मैं तो हूँ ही, मैं तो हर चीज़ पढ़ रही हूँ इधर उधर से कि क्यों कौन से क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, तो उस पर बेस्ड जो भी छूट जाता है, जो बुक में नहीं दिया वो मैं आपको पढ़ा दूंगी, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। और अगर आपको रेफरेंस बुक रेफ़र करना है तो HC वर्मा की बुक आप रेफ़र करिए, उसमें से पढ़िए, तो वहाँ पे आपको बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा। ठीक है, और मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी कि आप जो YouTube पे इधर उधर का देखते हो, जैसे आप अनअकैडमी के वीडियोस देखते होंगे, आप वेदांतु के देखते होंगे, तो उसमें भी बहुत शॉर्ट्स में दिया है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल टर्म्स आपको दी है। और अगर आप फिज़िक्स वाला के देखते हैं तो उसमें बहुत लेंदी दिया है, इतना लेंदी कि वो क्वेश्चंस आपको पूछे नहीं जाते हैं और दिमाग पूरा हैंग हो जाता है कि यार कितना है, इधर से पढ़ूँ उधर से पढ़ूँ, ये पढ़ूँ वो पढ़ूँ। तो स्टूडेंट कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ आपके जो बुक्स हैं उसी पे लगाइए, दिमाग इधर उधर दौड़ाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और हम जो दे रहे हैं इट इज़ अ बेस्ट, हम जो दे रहे हैं वो बेस्ट है और हम जो कर रहे हैं वो सिर्फ आपके लिए है। ठीक है, तो और एक मेरी आपसे विनंती है, रिक्वेस्ट है कि आप असाइनमेंट को डेली बेसिस पे सॉल्व करिए। जब तक नहीं करेंगे ना स्टूडेंट, कुछ नहीं होने वाला, जब तक आप खुद से सॉल्व करके नहीं, क्योंकि जो पढ़ाया है उसी के ऊपर क्वेश्चंस है और उसी को आप लिखते हो तो आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो आप प्लीज़ इसको करिए। हार्डली 30, 34, 35 इतने ही लोग असाइनमेंट सबमिट करते हैं। व्हाट अबाउट अदर्स, क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं घर पे? तो प्लीज़ ऐसा मत करिए, असाइनमेंट को सबमिट करिए। ठीक है, हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे बीटा डीके के साथ। चलो आज के लिए इतना ही, बाय।